स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरी दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत का जो लोकेशन है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। एक छोटा सा टॉपिक और इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, इस ये में पढ़ना है हम लोगों को, और वो है कि वर्ल्ड के साथ इंडिया क्या क्या रिलेशन है, या फिर अगर ऐसे कहें कि वर्ल्ड में इंडिया का जो लोकेशन है वो किस जगह है। तो इस मैप को अगर ध्यान से देखो तो इस मैप में तुमको दिखेगा कि इंडिया जो है ये एशिया के सदर्न हिस्से में है। ये इंडिया जो है ये हमारा जो है पूरा एशिया, ये कॉन्टिनेंट आ जाता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट। इस एशिया कॉन्टिनेंट का ये जो पार्ट है, ये सदर्न जो हिस्सा है, ये इंडिया है। अगर इंडिया के मैप को ठीक से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है एक तरफ से, यहाँ देखो इंडिया जो है एक तरफ, अगर लेफ़्ट में अगर देखें इसका, ये अरेबियन सी आ गया, ये अरेबियन सी है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट इसको कहते हैं। ये अरेबियन सी के माध्यम से ये इधर हो गया हमारा यूरोप, इधर हो गया अफ्रीका, और ये जो है हमारा पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया। तो चूँकि ये, अच्छा एक बात और है कि ये इंडियन ओशन के चूँकि ठीक ऊपर स्थित है हमारा देश, इसलिए क्या है कि ये लेफ़्ट साइड में जो है यूरोप से, अफ्रीका से और वेस्टर्न एशिया से जुड़ा हुआ है। जबकि राइट साइड में अगर अगर हम देखें तो इधर जो है ऑस्ट्रेलिया से ही जुड़ा हुआ है, या कहें तो इधर ईस्ट एशिया से भी ये जुड़ा हुआ है। इसके कारण क्या है कि इंडिया का लोकेशन एक ऐसे स्थिति में है कि ये जो है काफ़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन पे ही स्थित है। स्ट्रेटजिक का मतलब ये कि अगर यूरोप से इधर अगर ईस्ट एशिया जाना है तो बिना इंडिया को क्रॉस किए कोई कंट्री जा नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा एक बात और है कि चूँकि इंडिया का जो सिचुएशन है, या ऐसे कहें कि इंडिया का जो लोकेशन है वो हिंद महासागर के ठीक ऊपर होने के कारण इंडिया का नेवल बेस जो है काफ़ी स्ट्रांग है। अगर सपोज करो कि इंडिया के पास ऐसा रहता है कि इंडिया के जो कई सारे एरिया जो हैं वो कोस्टल लाइन से अगर नहीं जुड़े रहते हैं, तो फिर क्या होता कि भारत की जो नौसेना है, जो नेवल आर्मी है या नेवल जो फोर्स है, वो हमारा डेवलप ही नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम देखो यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल के पास क्या है, या भूटान है, भूटान के पास क्या है, आसपास कोई भी जो है इस तरह के देशों को हम लोग लैंड लॉक्ड कहते हैं, मतलब स्थल रुद्ध देश। वैसे देश जिनकी सीमाएं जो हैं वो किसी समुद्र से नहीं जुड़ी होती हैं। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें, वर्ल्ड ट्रेड का में जो है समुद्र के रास्ते व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। अब नेपाल और भूटान को अगर वर्ल्ड ट्रेड करना है तो या तो वो चाइना से अपना मांगेंगे, पोर्ट हेल्प मांगेंगे, या फिर इंडिया से मांगेंगे। दोनों में से किसी से हेल्प लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनकी चूँकि खुद की जो है यहाँ पे ये नहीं है, पोर्ट है नहीं, या ऐसे कहें कि सी पास में नहीं है, तो इनकी नेवल जो है वो बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, नेवी ये लोग नहीं रख पाते हैं, डेवलप स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं। तो भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है, इसलिए इसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक स्थिति जो है इसको हासिल है। और वो स्ट्रेटजिक पोजीशन हम लोग एक तरफ दे सकते हैं। एक तो ट्रेड में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है स्थान, क्योंकि अगर यूरोप को या अफ्रीका को अगर ईस्ट एशिया से अगर व्यापार करना है, ईस्ट एशिया के देशों से, जैसे इंडोनेशिया से, मलेशिया से, तो उसको इंडिया के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इंडिया को बीच में जो है मीडिएटर का काम करना पड़ेगा, और उससे भी काफ़ी पैसा मिलता है। साथ ही अगर युद्ध वगैरह की स्थिति हो जाए तो उस युद्ध की स्थिति में भी भारत का सहयोग जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आज के डेट में देखो, अगर अमेरिका और चाइना में वार छिड़ा हुआ है, कोल्ड वार छिड़ा हुआ है, तो उस वार में कहीं ना कहीं इंडिया को अपने साथ में रखने के लिए अमेरिका जो है इंडिया को सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया को सपोर्ट में ले लिए, फिर चाइना पे नकेल कसना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये जो है इंडिया का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। अच्छा एक बात और है कि हिंद महासागर के पास स्थित होने के कारण ही जो है इंडिया को क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में पुराणों में देखो
समुद्र मंथन का वर्णन आता है कि समुद्र मंथन क्यों लोग किए, देवता और राक्षस मिलके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समुद्र में जो है कई सारी जो है संपदाएं प्राप्त होती हैं। मिनरल्स जो हैं जैसे पेट्रोलियम हो गए, ये सब जो है समुद्र में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। कई सारे जो है इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसका जो है आसानी से दोहन जो है इंडिया कर सकता है। तो ये काफ़ी जो है एज प्राप्त है इसको। अच्छा, एक बात और है, जो 4 ओशन हम लोग पढ़ते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ये ओशन में से जो है एक मात्र इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में, इंडिया का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा था। जितना भी कोस्टल एरिया है इंडिया का, चूँकि कोस्टल एरिया काफ़ी ज़्यादा हिस्सा में इंडियन ओशन से लगा हुआ है, इसीलिए जो है इसका जो इंडियन ओशन का नाम भी जो है इंडिया के ऊपर भी इंडिया के नाम पे ही रख दिया गया। एक बात और यहाँ पे समझना है कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड जो है ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड जो है प्राचीन काल से ही जो है एक देश दूसरे देश में जाते रहते थे। उस वर्ल्ड ट्रेड में क्या था, लेकिन जो व्यापार होता था वो मेनली क्या होता था कि लैंड रूट से होता था, मतलब स्थल के माध्यम से होता था, जल के माध्यम से व्यापार वो नहीं होता था। रीज़न क्या था कि उस समय जो है नेवी का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया था। शुरू में क्या नाव वगैरह बना कर दी थी, स्टीमर तो थे नहीं, तो एक देश से दूसरे देश में जल के माध्यम से जो है जुड़ाव नहीं था। जैसे हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि इंडिया का डिस्कवरी किसने किया, जीके में अक्सर पढ़ते हैं और आंसर भी बच्चे बताते हैं कि वास्को डिगामा ने किया। तो इंडिया का खोज किया, इसका मतलब क्या, इंडिया कहीं क्या गुम हो गया था क्या? ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जो है कहीं गुम हो गया था। वो गुमशुदा की तलाश में वो निकला था और आके इसको ढूंढ लिया इंडिया को। असल में जब हम ये कहते हैं कि इंडिया का खोज किया वास्को डिगामा ने, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि यूरोप और इंडिया के बीच में वास्को डिगामा जो 1398 में इंडिया को ढूंढा था, उससे पहले भी जो है इंडिया और यूरोप में ट्रेड होता था, लेकिन वो जो ट्रेड होता था वो लैंड रूट से होता था। अब लैंड रूट में समस्या ये थी कि लैंड रूट में चूँकि इंडिया को जो है वो वेस्ट एशिया होते हुए गुजरना होता था। बीच में अगर कोई ऐसा देश जो है जो यूरोप से दोस्ती नहीं रखना चाहता था, वो बीच में उस ट्रेड को नुकसान भी पहुंचा सकता था, लूट लेते थे व्यापारियों को, तो नुकसान ज़्यादा होता था। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के देशों के द्वारा ये सोचा गया कि क्यों ना डायरेक्ट हम इंडिया के पास पहुंच जाएं और सी रूट्स को जो है हम लोग ढूंढ लें अगर, तो डायरेक्ट जो है ये बीच में जो समस्याएं आ रही हैं ट्रेड से रिलेटेड, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसीलिए जो है उन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग देशों को ढूंढने का प्रयास किया। ढूंढने का मतलब क्या कि सी रूट्स के माध्यम से उनको ढूंढने का, लैंड रूट से तो उनको पता ही था, सी रूट्स के माध्यम से ये लोग ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर दिए। और उसी संदर्भ में क्या था, यहाँ अगर मैप देखो, उसी संदर्भ में क्या हुआ कि जो वास्को डिगामा था, वो वास्को डिगामा ये यहाँ जो है इस रूट से यहाँ से चलते हुए वो यहाँ पे देखो, ये अफ्रीका है। अब साउथ अफ्रीका का अगर सदर्न पोर्शन देखो तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ गया। और यहाँ पे जो था वो एक जगह था जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, हिंदी में आशा अंतरिप इसको कहते थे। यहाँ से जो है यात्रा करना शुरू किया और उसने जो है यहाँ इंडिया पहुँचा था, वास्को डिगामा जो इस रूट के माध्यम से पहुँचा था। तो देखो ये पूरा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट होते हुए यहाँ से इंडिया को ये ढूंढ रहा है, तो दूरी काफ़ी ज़्यादा थी ये। तो रूट ऐसे ऐसे यहाँ पे चल रहा था। बीच में उसके बाद क्या हुआ कि 1869 में यहाँ पे देखो ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम जो है वो है, ये जो वाटर बॉडी है इसको हम लोग रेड सी कहते हैं। और रेड सी के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, कि 1869 में ये रेड सी के माध्यम से, ये जो रेड सी है, ये रेड सी यहाँ पे क्या था, एक कनाल इन लोगों ने बनाया जिसका नाम था स्वेज कनाल, SUEZ, स्वेज कनाल के माध्यम से रेड सी को, और ये जो तुम्हारा एरिया है इसको हम लोग मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ने वाला जो बांध था उसका नाम था स्वेज कनाल। ये नहर थी ये दरअसल। स्वेज कनाल के खुलने से क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस घट के अब क्या हुआ, ये जो पहले जो इधर से आ रहे हैं
ये अंग्रेज जो है पहले जो इस साइड से आ रहे हैं इंडिया में इतना घूमते हुए, अब ये क्या कर रहे हैं, यूरोप से सीधे जो है ये इसके माध्यम से यहाँ पहुँच जा रहे हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो गया, और ये डिस्टेंस घट के 7,000 किलोमीटर इनका डिस्टेंस स्वेज कनाल के खुलने से ये कम हो गया। तो इसका मतलब यूरोपियन, अच्छा ये खुला कब, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता भी है कि स्वेज कनाल को कब ओपन किया गया। तो स्वेज कनाल एक्चुअली में जो है अफ्रीका का एक कंट्री है इजिप्ट, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, और मिस्र में ही ये स्वेज कनाल पड़ता है। और उसको स्वेज कनाल करता क्या है, तो ये जो रेड सी है, इस रेड सी को जो है, इस मैप को देखो, इस मैप में ज़्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा। इस मैप में क्या है कि यहाँ देखो इंडिया है, ये है इंडिया हमारा, यहाँ से क्या कर रहा है ये हमारा जो है, ये हो गया तुम्हारा रेड सी, ये रेड सी है, और इसके माध्यम से मेडिटेरेनियन सी है, और इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे वो यूरोप चला जाएगा। और पहले इधर से घूम के आ रहे हैं, तो इससे जो है डिस्टेंस कम हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये भी समझना है कि जब ये सी रूट्स जब तक नहीं ढूंढे गए थे, तब तक जो है डिफरेंट डिफरेंट जो पासेस थे, ये हिमालयाज के पासेस का मतलब क्या होता है, दर्रे, इंग्लिश में PASS पास, या हिंदी में दर्रा। दर्रा क्या होता है या पास क्या होता है, कि जो पहाड़ों के बीच में नदियों के द्वारा या कुछ प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा अगर बीच से रास्ता बन जाता है, जिसके माध्यम से पहाड़ के आर पार हम लोग जा सकते हैं, उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो है लोग क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में लोग जाते थे। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया के लोग जो है इसके माध्यम से यूरोप में गए या फिर साउथ ईस्ट एशिया में गए, और अपने साथ, जब हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने साथ जाता है तो अपने यहाँ के रीति रिवाजों को भी लेके जाता है। जैसे अगर नर्मदा घाट पे चले जाओ दीपावली के बाद, तो तुमको यहाँ दिखेगा कि लोग जो है यहाँ पे छठ करते आएंगे, जबकि छठ जो है, जो पर्व है, वो मेनली ये पर्व किसका है, बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये व्रत जो है कि ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। लेकिन लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने साथ कल्चर भी लेके जाते हैं। तो इंडिया जो है जब इधर गया, ये चाहे वेस्ट एशिया में गया, चाहे फिर यूरोप में गया, अपने साथ अपने कल्चर को लेके गया, और उस कल्चर में क्या है, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इन सब की जो शिक्षाएं थी, इन शिक्षाओं का उधर प्रसार किया। भारत का जो डेसिमल सिस्टम है, जो 0 1 2 3 4 है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, भारतीयों के द्वारा जो है ये विश्व को दिया गया, और इसका जो जो प्रसार हुआ वो विश्व के अन्य देशों में हुआ। ऐसा नहीं है कि ये प्रसार एक तरफा था। दूसरे देश के संपर्क में जब आते हैं तो हम दूसरे देश का कल्चर भी सीखते हैं। तो जो व्यापारी जो दूसरे देश में जाते थे, वो वहाँ से कुछ सीख के इंडिया में लाके उसका प्रसार करते थे। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि जो गुम्बद है, जिसको हम लोग डोम कहते हैं, DOME डोम, या फिर मिनरेट्स जो हैं, जो मीनार हैं, जो जैसे कुतुब मीनार का नाम सुने हो, तो ये मीनार की संरचना कब हुई, जब भारत का जो वेस्ट एशिया से व्यापार शुरू हुआ, तो इन लोगों के द्वारा जो है ये तकनीक जो है ये विकसित हुई है। तो कहने का मतलब ये कि जो व्यापार होता था, उस व्यापार में जो है सभी लोग जो है यहाँ पे दो दो तरफा जो है यहाँ पे हम लोगों का ये चलता था, जो है एक्सचेंज होता था। इंडिया से वर्ल्ड को कुछ मिला, वर्ल्ड से इंडिया को भी कुछ मिला। अब एक लास्ट टॉपिक बिल्कुल एक रह गया है हम लोगों का, और वो टॉपिक है हमारा कि इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि भारत के पड़ोसी में इस मैप में अगर देखो तो एक साइड से चलना है, और उसके जितने भी पड़ोसी है उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर देखो तो भारत जो देश है उसके पड़ोसी कौन कौन से आते हैं, तो हम लोग सीधा सीधा अगर बात करें तो उसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें, सॉरी, भारत के अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें, उत्तर पश्चिम में, तो वहाँ तुमको दिखेगा कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, एक तो पाकिस्तान है, और दूसरा जो है वो, एक तो पाकिस्तान है और दूसरा जो है अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान होगा। ये दो देश जो हैं भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं। उसी तरह अगर हम नॉर्थ में देखें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये है भूटान, और ये चाइना जो है, ये भारत के उत्तर देश में पड़ोसी देश हैं ये। उसी तरह अगर हम लोग आगे अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बाद से तुम्हारा
नॉर्थ हो गया। फिर अगर ईस्ट साइड में देखें अगर, तो ईस्ट साइड में हमारा क्या है, इस साइड में जो देखो तो यहाँ पे तुम्हारा एक तो बांग्लादेश है और दूसरा यहाँ पे म्यांमार है। दो पड़ोसी देश हमारा इस साइड में भी आ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें साउथ में, तो साउथ में हमारा क्या है, श्रीलंका हमारा जो है पड़ोसी है। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग देखें लक्षद्वीप के नीचे, लक्षद्वीप के नीचे अगर देखो, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव जो है, ये है मालदीव। लक्षद्वीप के नीचे साउथ में ही हमारा एक पड़ोसी देश कौन सा है, मालदीव है। वेस्ट में चूंकि अरेबियन सी है, इसलिए वेस्ट में कोई इंडिया का इमीडिएट पड़ोसी कोई नहीं है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में ज़रूर जो है वो हाँ, नॉर्थ वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। तो ये इतना चीज़ तुम लोगों को समझना था। एक थोड़ा सा और दिया हुआ है तुम लोगों के चैप्टर में कि इंडिया में जो है दो तरीके के जो हैं, स्वतंत्रता से पहले दो तरीके के जो है राज्य हुआ करते थे। एक को कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं देसी रियासत, और एक होता था जो सीधे जो क्षेत्र है अंग्रेज़ों के तहत होता था। तो देसी रियासत का मतलब सीधा सा है कि उसमें डायरेक्ट उन क्षेत्रों में जो है अंग्रेज़ कब्जा नहीं किए थे। भारत के स्थानीय राजा जो है वही जो है उन क्षेत्रों को चलाते थे, और केवल वो जो है अपना बॉस जो है वो अंग्रेज़ों को मानते थे। और एक देसी रियासत अगर दूसरे रियासत से अगर संपर्क रखना चाहता है तो उसके लिए उसको अंग्रेज़ों से परमिशन लेना पड़ता था। और दूसरे कैटेगरी के वैसे राज्य थे जिनको सीधे जो है अंग्रेज़ी सरकार ने अपने अंडर में मिला लिया था, और उसका प्रशासन जो है वो वायसराय के द्वारा नियुक्त जो गवर्नर जनरल होते थे उनके तहत जो है उसका प्रशासन चलाया जाता था। तो इस प्रकार ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ समाप्त होता है। तुम्हें एक काम करना है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। मेरे हिसाब से अब सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएगा, और उसके बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो है इसको भेजना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से जो है सिविक्स शुरू करेंगे। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।